हमने अपने 2 एजुकेशन हेड्स के जनाजे उठाए, हमने अपने 4 एम्बुलेंस ड्राइवरों के जनाजे उठाए। हमें पता है कि क्या होती है थ्रेट, किस तरह फोन आता है अननोन नंबर से और वो बताते हैं इस रंग के कपड़े पहने हो, यहाँ खड़े हो, इससे मिले हो, उससे मिले हो, आज आखिरी दिन है तुम्हारा। उसके बाद अच्छा कुछ नहीं लग रहा होता इंसान को। ये शहर 80 जनाजे दफनाता था। क्यों भाई, क्यों खामोश थे सब इसके ऊपर? तो अल्लाह का शुक्र है हमने आवाज़ उठाई और आज आपके सामने बारिशें हो रही हैं। कभी कहीं से 4 और 5 और 6 अमवात की आवाज़ आ रही है। ये मैंने अभी इस बारिश में भी आवाज़ उठाई तो ये रहा जो जवाब जमा करा के आया हूँ कोर्ट में आपके सामने। इसका मतलब नए नोटिस आ गए ना, तो झेल रहे हैं लेकिन आवाज़ उठा रहे हैं लोगों के लिए। हमारे लिए सबसे मुश्किल वाकया जो हमारे साथ गुजरा है वो हमारे एम्बुलेंस ड्राइवरों की मौत है। उनके ऊपर जब टारगेट किया गया उनको 2012-2013 में, वो हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। हालांकि हम एम्बुलेंस सर्विस जो है उसके अंदर रोजाना की यही सब मामला होते हैं। किसी के वालिद को हार्ट अटैक हो गया, किसी के जवान शौहर को हो गया, किसी के बेटे को जल गया, कोई कुछ हो गया। लेकिन जब हमारे इदारे में इस तरह की कॉलें मौसूल हो रही हैं थाने से कि जी आपकी एम्बुलेंस फलां जगह खड़ी है और हमने आपके ड्राइवर की बॉडी जो है मूव कर दी, हम बोले बॉडी तो मालूम हो रहा है जी वहां पर दहशतगर्द आए, आपका एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो मरीज को लेकर जा रहा था जिन्ना अस्पताल से उसके घर छोड़ने, तो आपके ड्राइवर के सर पे गोली रख के मार के गए। उसके बाद उसके घर को इन्फॉर्म करना कयामत है, उसकी बीवी को इन्फॉर्म करना कयामत है, उसकी बेटी फोन उठा रही है उसको बताना कयामत है। आप यकीन जाने हम फोन कर रहे हैं उसकी बेटी को ये बताने के लिए कि तुम्हारा बाप जो हमारे यहाँ काम करता था उसको दहशतगर्दों ने मार दिया। ये बात सुनने से पहले ही हम बोल रहे हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम। बोली जी अस्सलाम वालेकुम, कौन? मैं जफर बात कर रहा हूँ जेडी से। अच्छा अंकल मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ और मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप बहुत अच्छा इदारा है आपका और मेरे अब्बू वहाँ का। अब मैं उसको कैसे बताऊं जो बहुत अच्छा इदारा था, उस इदारे में तुम्हारे अब्बू ड्राइविंग कर रहे थे, आज उनको दहशतगर्दों ने मार दिया। और फिर उसको मैं बोलता हूँ उसकी बेटी को कि अपने अब्बू अब फैमिली में किसी बड़े से बोलो बेटा ये अब्बासी शहीद अस्पताल की मोर्चरी में आ जाए, जिन्ना अस्पताल की मोर्चरी में आ जाए, सिविल अस्पताल की मोर्चरी में आ जाए। तो उस बच्ची को मालूम ही नहीं है इतनी शादी की मोर्चरी क्या होती है। उसके बाद वो घर में पूछ रही है मोर्चरी क्या होती है। जफर अंकल का फोन आया था तो कोई मोहल्ले में बताता है बेटा मोर्चरी तो मुर्दा खाने को बोलते हैं। फिर उसके बाद हम वहां खड़े इंतजार करते थे कि अब कौन आएगा, कैसे फेस करेंगे। फिर उसके बाद उनकी गली मोहल्ले का कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, कोई उस मोहल्ले का काउंसलर कोई आता था कंफर्म करने। फिर उसके आधे घंटे 10 मिनट बाद वो फैमिली भागते दौड़ते उनके और बेटी के सर पे दुपट्टा है नहीं है, उसको नहीं फिक्र, वो चीख रही है मेरे बाबा कहाँ है। हम बता रहे हैं जिस शख्स का सर चेहरा सूजा हुआ है तुम्हारे बाबा की बॉडी है। किस बात के लिए मार दिया? इंसानियत की खिदमत कर रहा था, ये उसका जुर्म था। फिर मेरी समझ में आया यार कि कितना मुश्किल था इन लोगों के लिए, ईदी के लिए और दीगर इदारों के लिए जब इनके ड्राइवर मारे जाते थे। क्या क्या इन लोगों ने फेस किया है। तो बड़ा मुश्किल है ये सब चीजें फेस करना। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उन फैमिलीज को हम आज तक सपोर्ट कर रहे हैं अपने ड्राइवरों की। 8-8 साल हो गए। डीसी को बहुत थ्रेट्स हैं, लाजिम बात है। आप जब एक लाइन को हिट कर रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं मैं आने वाले किसी शख्स से पूछूंगा ही नहीं तेरा मजहब क्या है, तेरा मसलक क्या है, तेरी जबान क्या है। ये कोई आम वाकयात नहीं है। हम तो झेल रहे हैं ना, हम राशन बांट रहे हैं, आप हमारे लिए कैंपेन चला रहे हो कि ये 30-30 हजार बोरे राशन बांट रहे हैं, फला मसलक को दे रहे हैं, फला मजहब को दे रहे हैं, जान से मार दो। ये क्या बात है यार? मतलब हम तो दंग हैं, आप यकीन करें हम परेशान हैं, लेकिन हम अपना काम नहीं रोक रहे। मैं अभी दंग हूँ। जो हमें पिछले 8-10 सालों से पुलिस वाले मिले थे वो भी वापस हो गए अभी 2-3 दिन पहले। मैं तो उस पर दंग हूँ कि इधर फेसबुक पे वीडियोस डलनी है हमारे खिलाफ, धड़ाधड़ इनको कत्ल कर दो, इनको बम मार दो, इनकी बिल्डिंग उड़ा दो, इनको ये कर दो, उधर वो भी वापस। तो मैं तो दंग हूँ कि ये वापस लेके क्या मौका फराम किया जा रहा है। मतलब दंग हूँ दंग मैं। आपसे जिस वक्त बात कर रहा हूँ 2 दिन पहले जो हमारे पास पुलिस थी वो भी सब चली गई है। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ कि जितने भी मेरे हमें देख देख के फलाई काम लोग कर रहे हैं, मैं सबको सीधी बात करता हूँ भाई कि यार एक मैयत पड़ी हुई है, उसकी हुर्मत, उसको दफना दो। अभी तुम ये तहकीक करोगे अगर ये मेरी बरादरी का होगा तो फिर दफनाऊंगा। भाई फिर तुम एनजीओ किस चीज की हो? तो अब जब बहुत ज्यादा थ्रेट्स बढ़ गई थी और बड़े बड़े दहशतगर्द मेरे खिलाफ वीडियोस डाल रहे थे, तो फिर मजबूरन मैंने गाड़ी में गार्ड लेके चलना शुरू किया। वरना तो मोटरसाइकिल भी चलता था। कब्रिस्तान तो जितने भी हैं कराची में वो 40 साल पहले भर चुके हैं। आखिरी कब्रिस्तान जो था वो मवाज गोड कब्रिस्तान था, उसको भी भरे हुए 35 साल हो चुका है। अब मसला ये है कि हर टाउन में कब्रिस्तान की जमीन तो थी, कहीं कोई मसला हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं उसके ऊपर कुछ और हो गया, मतलब वो कब्रिस्तान अब मौजूद नहीं है। और जो थे
वो सब भर चुके हैं। तो अभी लईक अहमद साहब जो साहब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हमने रिटर्न में उनको बताया मसला कि भाई ये जो गोरकन है ये बाप बने हुए कब्रिस्तानों के, लाजमी बात है जब कब्र ही नहीं है तो वहां पर गवर्नमेंट का बंदा बैठ के क्या करेगा। तो अब वो गोरकन बैठे हुए कब्रिस्तान के अंदर, सबने 100-100 200-200 कब्रें बांटी हुई हैं। आप जाइए, बोलते हैं फ्रंट की कब्र अगर आपको चाहिए दे देंगे आपको 1.5 लाख की, 2 लाख की। और अगर आप नहीं गए 6 महीने साल, उसको पता है मेरी 100 कब्रें इसमें नहीं आ रहे, वो गायब कर देते हैं, उसको नए लोगों को दे देते हैं। तो एक पूरा सिलसिला चल रहा था। तो उन्होंने फिर अभी हमें जमीन दी और एक और फलाई इदारे को। तो हमने तो कम से कम हमने अपने डोनर से बात की और हमने वो कब्रिस्तान बिल्कुल फ्री में अनाउंस कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पूरे प्लेन हो गया है और कई मिलियन रुपीस का खर्चा हुआ है और वहाँ पर 2 पानी के बड़े बोर हो गए और एक शुरू में हुआ और एक आखिर में। अब वहाँ पर सारी मार्किंग हो रही है और वहाँ पर बाकायदा अगर ये नोटिफिकेशन जो अभी नए एडमिनिस्ट्रेटर आए मुर्तज़ा वहाब साहब ये जारी कर देंगे कि भाई मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, सफ़ी हसन कब्रिस्तान जो जो भर चुके हैं उसमें मजीद तदफीन नहीं होगी और वो सारी मैयतें यहाँ हैं, तो हम तो कोई चार्जेस भी नहीं ले रहे हैं। कराची के लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची में रहने वाला शख्स जो है, जो कराची का प्योर रिहायशी कहलाता है, वो लाज़िम बात है, आपको पता है कि उनके पास ना ज़मीनें हैं, ना जायदादें हैं, ना जागीरें हैं, ना वो चौधरी हैं, ना वो वडेरे हैं, ना वो ज़मींदार हैं, कुछ भी नहीं है। वो नौकरी पेशा लोग हैं। अच्छा, फिर अभी कराची के साथ जो दूसरा बड़ा मसला है वो है कोटा सिस्टम। कराची में कराची के पैदा हुए लोगों को नौकरी नहीं दी जाती। एक मुश्किल है, ये हकीकत है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता अगर आप बोलें। और अगर कोई कह रहा है जी ऐसा नहीं है, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे अपने सगा भाई डबल गोल्ड मेडलिस्ट है, क्यों नहीं है नौकरी भाई? तो मैटर है, इसके पीछे जो भी सियासत है, जो भी वजूहत है, मुझे वो नहीं मालूम। ऐसे लोग जो प्राइवेट नौकरियां करते हों और किसी भी पेंडेमिक की वजह से उनको बोल दिया जाए जी 4 महीने आप घर के अंदर बैठ जाएं या 6 महीने घर के अंदर बैठ जाएं या घर में बैठ जाएं, नहीं मालूम कितना अरसा घर में बैठेंगे। लोगों की तनख्वाहें आती हो गई हैं, लोग नौकरियों से निकाल दिए गए हैं, लोग एक वक्त का खाना छोड़ चुके हैं और जिन लोगों के पास आप काम कर रहे हैं उनके कारोबार तबाह हो गए हैं आपके सेठों के, तो वो आपको कौन सा पैसा दे देंगे। तो उस सूरत हाल के अंदर कराची एक मुसीबत में था, एक मुश्किल में था और हमने फौरी तौर पर ऐलान किया कि भाई जिसको भी राशन चाहिए, हम कोई वेरीफाई नहीं करेंगे, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम्हारे यहाँ आज मुसीबत आई है या तुम्हारा क्या मजहब है, क्या फिरका है, क्या जबान है, सिर्फ लेटर हेड लाओ, मोहल्ले की मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, किसी मशहूर आदमी का, किसी यूसी नाजिम का, किसी काउंसलर का, और जितना उस पर राशन लिखा होगा हम तुम्हें दे देंगे। हमें तुम पे भरोसा है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम 30 हजार लोगों को वेरीफाई करने जाएंगे कि ये 30,000 लोगों ने राशन मांगा है, सच्चे हैं कि झूठे हैं। मुल्क में एक आफत आई, सैलाब, जलजिला, आंधी तूफान जब आता है तो वेरीफाई नहीं किया जाता कि इसका घर ज्यादा गिरा है, इसका घर कम गिरा है, इसके घर में ज्यादा अमवात हुई है, इसके घर में कम हुई है। भाई मुसीबत आई, आफत आई, उस आफत में सबकी मदद की जाती है, कोई क्यों झूठ बोलेगा आपसे। तो हमने 4 महीने 10 दिन तक ये एशिया का सबसे बड़ा राशन ऑपरेशन चलाया और हमने लोगों की मदद की। उसके अंदर हमने देखा अस्पताल माफियाज ने गठजोड़ किया हुआ है और एक एक रात का 1,70,000 रुपए, 1,80,000 रुपए, 20-20 दिन में लोगों के सारे पैसे लेके उनके हवाले मैयतें कर रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त हमारी वैक्सीनेशन, आज जो ट्रांसजेंडर्स हैं महमूदाबाद में, उनकी आबादी में, उनका जो मोहल्ला है या जो जहाँ वो रहते हैं महमूदाबाद के कोने में, वहाँ पर आज उनको सारी वैक्सीनेशन हुई है और उसकी सारी तस्वीरें हमारे पेज में मौजूद है। हम तो हर एक तक पहुँच रहे हैं कि भाई आपका राइट बनता है, आप जिंदा रहें, आपके वसाइल नहीं है, मुश्किलात है, हम उसमें अपना जो हिस्सा डाल सकते हैं हम डाल रहे हैं। बहुत वाज़ेह कमी आई है डोनेशंस में। एक बहुत बड़ा तबका जो डोनेशन देता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें बेशतर लोग अब डोनेशन मांगने आते हैं। देखिए एक आम मिडिल क्लास आदमी जो है वो 1,500 रुपए देता था, वो 1,000 रुपए देता था, वो 500 रुपए देता था, वो 3,000 रुपए देता था, वो 2 महीने बाद आके 5,000 रुपए डोनेशन देता था। लेकिन अब जब वो आ रहा है तो बोल रहा है यार मेरी तो नौकरी चली गई, 6 महीने हो गए या साल हो गया, बच्चों की सेमेस्टर की फीस देनी है, 2 बेटे हैं 1 बेटी है, तो जी उनकी सेमेस्टर की फीस 75,000 रुपए बेटों की है और बेटी की फीस जो है जो मेडिकल कर रही थी 6 लाख रुपए उसकी फीस है। अब सर पकड़ के आप बैठ जाइए। तो उसके लिए डोनर से रब्ता करना, इदारों से रब्ता करना, बड़ी एनजीओ से रब्ता करना बड़ी मुश्किल होती है। फिर लोगों के इस वक्त जो अपने मसाइल हैं कि भाई जो 6-6 महीने घर में बैठे, उनके किराए मकानों के वैसे ही चल रहे थे, स्कूलों ने फीसें वैसे ही ली, वैन वालों ने पैसे वैसे ही लिए, यूटिलिटी बिल्स वैसे ही आए, बल्कि 6-6, 4-4 गुना ज्यादा आए। अगर मैं आपसे बात करूं इस वक्त किला सैफुल्ला में कोई हादसा हो गया है तो जी कौन सी एम्बुलेंस नजर आएगी आपको? ईदी। मैं आपसे बात करूं हरीपुर हजारा में कोई वाकया हो गया है, कौन सी एम्बुलेंस नजर आएगी? ईदी। मैं आपसे बात करूं वो सादकाबाद में कोई वाकया हो गया है, कौन सी एम्बुलेंस नजर आएगी? ईदी। कराची में बड़ा बम फट गया, छोटा बम फट गया, मस्जिद में बम फट गया, चर्च में बम फट गया, फलां जगह वाकया हो गया, कौन से वाकयात इस शहर में नहीं हुए? ईदी तो नजर आया। तो बात ये कौन है? एनजीओ। आपको तो वो सिर्फ कायदा दिन तस्वीर नजर आ रही है, ये रहा भाई बराबर में झंडा भी रख के बैठे हुए, और क्या करें? लेकिन मैटर ये है कि
ये बात आम करनी है, हर एक शख्स को यकीन दिलाना है, भाई जो इस मुल्क में रहता है सबको बर्दाश्त करो। मुस्कुराहट को कोई मजहब होता है? दर्द की कोई जबान होती है? आंसू की कोई जबान होती है? समझते सब हैं फिर भी। तो बात ये कि भाई बड़ा काम हो चुका है। जितना स्पीड से और जितने ज्यादा अरसे तक ये नफरत का बयानिया फैला है, उतने ही ज्यादा अरसे ये मोहब्बत का बयानिया फैलेगा, हुब्बुल वतनी का बयानिया फैलेगा। एक दूसरे को इस बात पे बर्दाश्त कर लें, भाई इंसान है, हमारा पाकिस्तानी है, नहीं सोचें इसकी जबान क्या है, ये कैसे कपड़े पहना हुआ है, कौन सी सकाफत है, सब अपने। तो टाइम लगेगा इसके।